हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी ऑफिशियल चैनल। आज हम वाइटल साइन का टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए, वाइटल साइन की बात करो तो वाइटल साइन भाई दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। वाइटल्स मीन्स होता है इंपॉर्टेंट और साइन मीन्स होता है इंफॉर्मेशन, क्लिनिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट और साइन का मतलब क्लिनिकल इंफॉर्मेशन। बेसिकली ये एक ऐसी क्लिनिकल इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट, अबाउट द पेशेंट, पेशेंट के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इंफॉर्मेशन को तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे वाइटल साइन। इन वाइटल साइन की जो भी इंफॉर्मेशन है इसको एसेंशियल, एक टर्म और बोल सकते हैं, इट इज एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट एक और चीज सीखने को मिली, ये जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है ये वाइटल्स ऑर्गन की, जो मेन इंपॉर्टेंट तुम्हारे ऑर्गन है उन ऑर्गन के बारे में आप क्या बता रहे हो, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो एसेंशियल, उसको क्या बोलोगे आप? वाइटल साइन बोलोगे। ठीक है, चलिए वाइटल ऑर्गन कौन कौन से होंगे? वाइटल ऑर्गन जैसे मेन तो इसमें हार्ट, लंग्स, ये मेन दो ऑर्गन है जिनके बिहाफ पे हम बताते हैं कि आदमी की क्या कंडीशन है। मेन दो ऑर्गन है, बाकी और लंग्स, किडनी भी है, ब्रेन भी है ना, और भी और ऑर्गन है, लेकिन मेनली हार्ट और लंग्स जो है मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इन दोनों ऑर्गन के बीच में कोई चेंजेस तो नहीं है, कोई बदलाव तो नहीं, उसको देखने के लिए आप क्या करते हो? वाइटल साइन चेक करते हो। इन वाइटल साइन को कार्डिनल साइन भी बोलते हैं, कार्डिनल साइन। ठीक है, क्या बोलते हैं? कार्डिनल साइन। मतलब क्यों? कार्डिनल का मतलब भी चीफ होता है, चीफ, मेन, इंपॉर्टेंट। चीफ का मतलब क्या है? चीफ का मतलब है कि अगर आपके वाइटल ऑर्गन में स्लाइट डेविएशन, स्लाइट डेविएशन, अगर आपके वाइटल ऑर्गन में हल्का सा भी चेंज आएगा ना भाई, तो आप उसको पता कर सकते हो कार्डिनल साइन से। इसलिए हम इसे कार्डिनल साइन या वाइटल साइन बोलते हैं, क्योंकि अगर आपके वाइटल्स ऑर्गन के अंदर हल्का फुल्की भी आपकी हार्ट की रेट बढ़ी, आपके दिल का दौरा बढ़ा, कुछ भी दिक्कत हुई, मतलब आप तुरंत कार्डिनल साइन से पता कर सकते हो कि पेशेंट की हार्ट रेट कम है, ज्यादा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ से पता चल जाएगी। इनको बोलते हैं, इनको वाइटल्स भी बोलते हैं, वाइटल्स। ठीक है, तो कार्डिनल साइन, वाइटल्स बेसिकली इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इंफॉर्मेशन है पेशेंट के बारे में। और पेशेंट के बारे में भी कौन से? पेशेंट के वाइटल ऑर्गन के बारे में कोई आपको अगर इंफॉर्मेशन बता दे, उसको आप क्या बोलोगे? उसको बोलोगे वाइटल साइन। ये था हमारा वाइटल साइन। अब ये जो वाइटल साइन है ये अलग अलग टाइप के होते हैं। टेम्परेचर, क्या क्या चीजें इंक्लूड है इसमें? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, ये चार मेन वाइटल्स है। टीपीआर बोलते हैं इन्हें, टीपीआर एंड बीपी। टीपीआर एंड बीपी आर द वाइटल साइन। ठीक है, टीपीआर एंड बीपी आर द वाइटल साइन। ये है टेम्परेचर पल्स। इनके अलावा पेपर वाले ने क्वेश्चन दिया था, फिफ्थ वाइटल साइन क्या है? फिफ्थ वाइटल साइन, ये तो चार है, 1 2 3 4, पांचवा वाइटल साइन क्या है? तो फिफ्थ वाइटल साइन क्या है? वो है पेन। बार बार पेपर में आया है ये क्वेश्चन। तो फिफ्थ वाइटल साइन क्या है? पेन। तो ये वाइटल साइन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी। अगर पेन की जगह वाइटल साइन, अगर पेन इन कंडीशंस में है जो नॉर्मल पेशेंट कॉन्शियस है, लेकिन अगर पेशेंट का जीसीएस, पेशेंट का जीसीएस 3 हो जाए, 3 हो जाए, तो क्या होगा? तो क्या पेन इंपॉर्टेंट साइन होगा? तो इंपॉर्टेंट साइन नहीं होगा पेन। क्यों भाई? क्यों इसलिए नहीं होगा? क्योंकि पेन जीसीएस अगर 3 हो जाए तो पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा कि भाई वो है या नहीं है, मतलब कॉन्शियस नहीं है या अनकॉन्शियस पेशेंट का जीसीएस क्या होगा? 3। जीसीएस मतलब ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है भाई, ग्लासगो कोमा स्केल बेसिकली लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए किया जाएगा। और इस कंडीशन में जो आप चेक, अगर इसका स्कोर 3 है तो ये इसका मिनिमम स्कोर, पेशेंट है अनकॉन्शियस, जिसको आप कोमा बोलते हैं। अगर पेशेंट का जीसीएस 3 है तो इसका मतलब पेशेंट किसमें है? पेशेंट है कोमा में। अगर पेशेंट का जीसीएस 15 है
तो ये मतलब फुली कॉन्शियस है, फुली कॉन्शियस है। तो ये कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए, कोमा को चेक करने के लिए एक स्केल है जीसीएस। अगर इस जीसीएस में अगर जीसीएस 3 हो तो पेन वाइटल फिफ्थ वाइटल नहीं होगा, फिर अदर कुछ मिलेगा। ऐसी कंडीशन में आपको SpO2 जो है वो फिफ्थ वाइटल साइन मिलेगा। कंडीशनल है भाई, ठीक है, कंडीशनल रहेगा यहाँ पे। अगर जीसीएस आपका 3 है तब फिर ये फिफ्थ वाइटल साइन पेन नहीं होगा, क्योंकि पेन तो फील ही नहीं होगा पेशेंट को। तो क्या होगा फिर, तो SpO2 ओ सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन के साथ, बेसिकली Hb के साथ कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। और ये नॉर्मल जो है आपको 95 से 100% देखने को मिलेगा। कोरोना में यही डाउन होगा मेरे बच्चों का, ठीक है। तो ये SpO2 जो है फिफ्थ वाइटल साइन रहेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए एडवांस में। ये तो हमारा वाइटल साइन, यहाँ तक भाई क्लियर है। अब अगर आपको वाइटल्स पढ़ने हैं तो बेसिकली आपको पढ़ने पड़ेंगे ये इंफॉर्मेशन, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ये सब पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए भैया एक एक करके देखते हैं इसको। चलो चलिए एक एक को पढ़ेंगे। पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, तापमान है, कितना होता है नॉर्मल। नॉर्मल आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट फिक्स, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हो 37 डिग्री सेल्सियस, या इसको आप केल्विन में भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि SI यूनिट क्या है इसकी, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन और सेकेंड। तो ये भाई अलग अलग यूनिट लिख दी मैंने। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है बताओ। हाँ भाई, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस है किसी का, फ़ारेनहाइट, केल्विन। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो SI यूनिट है वो क्या है, वो है केल्विन। SI यूनिट क्या है, केल्विन है। ऐसे ही एक पेपर है RRB, इनमें है ना जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं ना, RRB ESIC, इनमें जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं। वहां पे इस टाइप के SI यूनिट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उन्होंने पूछा था SI यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की SI यूनिट क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल, पूरी दुनिया में क्या यूनिट है इसकी। तो ये क्या है, ये थी भाई वर्क की SI यूनिट क्या है, जूल है, जूल। और एनर्जी की भी SI यूनिट क्या है, जूल है। दोनों की क्या रहेगी, जूल जो है SI यूनिट रहेगी, ये भी ध्यान रखना आपको। चलिए अब बात ये हो गई, अगर ये SI यूनिट है तो कितना होगा आपकी बॉडी का टेम्परेचर। तो देखो चलो आगे, केल्विन में बॉडी का टेम्परेचर आपको कितना देखने को मिलेगा, केल्विन में मिलेगा 310 डिग्री केल्विन। कितना मिलेगा, 310 डिग्री केल्विन आपको क्या मिलेगा, बॉडी का टेम्परेचर देखने को मिलेगा, अगर आप केल्विन में निकालना चाहो, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अब ये 310 निकला कैसे है, तो देखो ये सेल्सियस से निकला, जितना भी आपका टेम्परेचर सेल्सियस में है उसमें 273 ऐड कर देगा, उसमें 273 ऐड कर दो, किस में आंसर आ जाएगा, केल्विन में आंसर। ये केल्विन का यूनिट कन्वर्जन है, कैसे यूनिट कन्वर्ट करोगे, तो जब आपको केल्विन बनाना तो आपको चाहिए सेल्सियस, और सेल्सियस में कितना आंसर था हमारे पास 37 डिग्री, 37 में 273 ऐड कर दोगे, 310 डिग्री केल्विन आपका आंसर, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। चलिए तो ये बात होगी केल्विन की। अगर आपसे यहाँ तक टेम्परेचर का इसी में पूछता है, अगर फिर भी एक और एडवांस दे दे आपको, आपसे पूछ लिया जाए कि केल्विन में कितना होगा, तो आपको केल्विन में भी पता होना चाहिए कितना होगा, 310 डिग्री केल्विन, ठीक है भाई। चलिए ये तो हो गई केल्विन की बात। अब ये टेम्परेचर न्यूबॉर्न का हो चाहे बड़ा होगा, सबका सेम ही होता है, टेम्परेचर की बात यही रहेगी। और बात करें इसकी डेफिनेशन की, टेम्परेचर इट इज ए हीट, it is a heat maintained by the body, heat maintained by the body,
ऐसे बोल सकते हो, इट इज ए अमाउंट ऑफ हीट। आप इसको और क्लियर कर सकते हो, अमाउंट ऑफ हीट या डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी, उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे टेम्परेचर। ठीक है, आपकी बॉडी कितने टेम्परेचर को बना के रखती है, मेंटेन करके रख रही है, जितना भी वो मेंटेन कर रही है उसी को क्या बोल रहे हैं आप, आपकी बॉडी का टेम्परेचर। वो कितना मेंटेन करके चलती है, वो टेम्परेचर मेंटेन करके चलती है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। चलिए ये बात हो गई, और इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज ए बैलेंस बिटवीन, इट इज ए बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। कितना आपका शरीर, लो कितना आपका शरीर गर्मी बनाता है, हीट प्रोडक्शन करता है, कितनी आपकी बॉडी हीट प्रोडक्शन करती है और कितनी आपकी बॉडी हीट लॉस कर रही है, इन दोनों का बैलेंस। आपने कितना कमाया और कितना आपने एक्सपेंड किया, मतलब गवाया, उसके बाद जो बचा एक्चुअल वो आपकी कमाई है। ठीक है भाई, कितना भाई आपने कितनी हीट आपकी बॉडी ने प्रोड्यूस की, कितनी डिक्रीज की, उसके बाद जो बचा वही आपकी बॉडी का क्या है, वही आपकी बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर है। आपका शरीर गर्मी का प्रोडक्शन करता रहता है, करेगा, बाद में वापस डाउन कर देता है, लॉस करेगा, लॉस भी होता रहता है, बनती भी रहती है, लॉस होने के बाद जो बचा एक्चुअल वही आपकी बॉडी का क्या रहेगा, वही आपकी बॉडी का टेम्परेचर रहेगा। और अगर आप कोर बॉडी टेम्परेचर की बात करो, और याद रखना कोर बॉडी टेम्परेचर आपके शरीर के अंदर का इंटरनल बॉडी जो टेम्परेचर है वो होता है 99 से लेके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपकी नॉर्मल सरफेस बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। नॉर्मल सरफेस बॉडी टेम्परेचर कितना है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर आप कोर बॉडी टेम्परेचर, कोर मतलब इंटरनल, अंदर की बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल ऑर्गन का टेम्परेचर, इंटरनल ऑर्गन का जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, ब्लड का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, उसको क्या बोलेंगे, कोर बॉडी टेम्परेचर। और ये 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, दूसरी बात 100, अगर इन दोनों में से भी पूछ ले क्या ऑप्शन होगा तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका राइट आंसर होगा। ये भी मैंने बार बार क्वेश्चंस में देखा है, छोटे मोटे क्वेश्चंस, बीएसबी टाइप के क्वेश्चंस में, आरआरबी ईएसआईसी टाइप के क्वेश्चंस में हमें मिल जाएगा कोर बॉडी टेम्परेचर, शरीर के अंदर का इंटरनल ऑर्गन्स का या ब्लड का जो टेम्परेचर होगा वो कोर बॉडी टेम्परेचर होगा। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बनाता है, आपकी पीआर यादव बुक में मिल जाएगा, मोस्ट एक्यूरेट मेथड। ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है, सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है, अगर आप कोर बॉडी टेम्परेचर हो तो इसका आंसर होगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेथड, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेथड। ये जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है ये सबसे आपको एक्यूरेट मिलेगा। आप कहां से भी टेम्परेचर जांच लो, ओरल ले लो, एक्सिला ले लो, उन सब में ग्रोइन ले लो, सबसे रेक्टल ले लो, सबसे जो एक्यूरेट रीडिंग है वो किसकी आएगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेथड्स की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, ये क्यों मिलता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आपको क्यों मिलेगा, चलिए यहाँ की बात करते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ही क्यों आपको सबसे मतलब कि एक्यूरेसी मिली, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपके ईयर के अंदर है। चलो कहाँ होती है, ये आपका कान है, ये ऑडिटरी कैनाल है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये आपकी फिर 3 बोन है जो आपकी बॉडी की सबसे छोटी है। इसके अलावा वेस्टिबुलर और जो भी पार्ट है कोंकाई, वेस्टिबुलर, ईयर, इंटरनल ईयर, ये वाला मिडल ईयर जिसमें 3 बोन होती है, स्टेप मिस के नाम से जानते हो तुम, मेलस, इनकस और स्टेपिस। ये ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम, और ये है ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना, आउटर एक्सटर्नल जो ईयर होता है, ये यहां से टेम्परेचर लेते हैं। ये है ईयर ड्रम, इसको बोलते हैं ईयर ड्रम, या बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा, क्या बोलते हैं इसको, कान का पर्दा। भाई यही फटता है, यही इन्फ्लामेशन होता है, परफोरेशन हो जाता है इसमें ना, उसी को फटना बोलते हैं।
तो ये कान के पर्दे से आप जो टेम्परेचर लेते हो उसको बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेथड। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और यही जो है वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, मोस्ट रिलायबल और मोस्ट एक्यूरेट मेथड है टेम्परेचर चेक करने के लिए। ठीक है भाई, ऐसा क्यों है कि भाई यही है क्योंकि ये जो ईयर ड्रम की जो ब्लड की सप्लाई है वही सप्लाई आपके ब्रेन के उस हिस्से की है जो आपकी बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है भाई, कौन सा कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। आपकी बॉडी में हीट कितनी बननी है, कितनी लॉस होनी है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, गर्मी, इन गर्मी सर्दी, इन सब के लिए जिम्मेदार है हाइपोथैलेमस। थ्रस्ट सेंटर भी यही है, ठीक है, और हंगर सेंटर भी यही है, टेम्परेचर सेंटर भी यही है, हीट सेंटर बोल दो, हीट रेगुलेटिंग सेंटर बोल दो आप। हीट रेगुलेटिंग सेंटर भी आपको कौन देखने को मिलेगा? आपको हाइपोथैलेमस ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। इसीलिए क्योंकि उसी की वही ब्लड सप्लाई ब्रेन से हाइपोथैलेमस की है, वही सप्लाई ईयर ड्रम की है, इसलिए मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है, मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेथड। अलग से टिम्पैनिक थर्मामीटर आता है, उसको कान के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, डिजिटल रीडिंग में क्लिक करोगे और आपके सामने डिजिटल रीडिंग आ जाएगी जो भी होगी। अगर आप नापना चाहो तो ये अंदर की बॉडी का टेम्परेचर नापेगा। इससे अगर आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टेम्परेचर लोगे ना तो आपके पास टेम्परेचर आएगा इतना 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, NBT नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 99.6 डिग्री। ईयर ड्रम से अगर आप टेम्परेचर चेक कर रहे हो तो आपके पास आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आप इसमें से यहाँ इसका तो इतना ही रहेगा, लेकिन आप रेक्टल से अदर मेथड से लोगे तो इसमें एक घटाना पड़ेगा, वो बाद में डील करेंगे। इतना क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक है, इसलिए हाइपोथैलेमस जो है हीट रेगुलेटिंग सेंटर बोलते हैं फॉर बॉडी टेम्परेचर की कंसेप्ट यही थी। अब और आगे चलो, टेम्परेचर हमने डेफिनेशन पढ़ी टेम्परेचर की कि टेम्परेचर इज ए बैलेंस बिटवीन, क्या है टेम्परेचर? क्या है ये? बैलेंस है हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस। हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस। ठीक है भाई, हीट प्रोडक्शन, अगर मेरे को टेम्परेचर पढ़ना है तो एक्चुअल हमें देखना पड़ेगा हमारी बॉडी के अंदर कहाँ हीट का प्रोडक्शन होता है और कहाँ हीट का लॉस होता है। ये सीख लो, टेम्परेचर खत्म, बस इतना ही। टेम्परेचर कैसे गर्मी बनती है, कैसे लॉस होती है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि गर्मी कैसे लॉस होती है शरीर से। तो मेथड्स ऑफ हीट लॉस, आपके शरीर में गर्मी कैसे लॉस होगी उसका पूरी टेक्निक पढ़ने वाली है। पहले हम वो ऑर्गन पढ़ने वाले हैं जिन ऑर्गन से बॉडी की हीट लॉस होती है। ठीक है, उसमें पहला मेन ऑर्गन है स्किन। कौन कौन सा है? स्किन। दूसरा है लंग्स, तीसरा है किडनी, चौथा है इंटेस्टाइन। ये चार मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिनके द्वारा आपके शरीर की गर्मी का लॉस होता है। ठीक है, स्किन से कैसे होता है गर्मी सर्दी आपको लगती है? लंग्स से जब आप एयर छोड़ते हो ड्यूरिंग एक्सलेशन, उस टाइम पे गर्म हवा निकलती है, और जब गर्म हवा निकलेगी तो भाई वो आपके शरीर की गर्मी को लॉस करेगी। किडनी यूरिन जो निकाल रहा है, यूरिन का टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, और गर्म यूरिन अगर बॉडी से लॉस हो रहा है तो एक्चुअल वो गर्म हीट निकाल रहा है, और हीट क्या है? हीट एनर्जी है, तो भी वो गर्मी का लॉस होगा। इंटेस्टाइन से जब आप स्टूल पास करोगे तब भी आपके शरीर की गर्मी का लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुल सारे मेथड्स हैं, कुल सारे ऑर्गन्स हैं जिनके द्वारा हीट लॉस होती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है इसका? मोस्ट कॉमन ऑर्गन कौन सा? मेथड बाद में, पहले ऑर्गन कौन सा है जिसके द्वारा गर्मी का लॉस होता है? तो उसका आंसर क्या है? स्किन है। ठीक है, तो स्किन फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसके द्वारा आपके शरीर की सबसे ज्यादा गर्मी लॉस होती है। ठीक है भाई, स्किन से सबसे ज्यादा गर्मी लॉस होती है। अब क्वेश्चन ये कि स्किन से सबसे ज्यादा गर्मी लॉस होती है तो वो कैसे होती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ हीट लॉस थ्रू स्किन।
ठीक है भाई, अब पढ़ेंगे मेथड ऑफ हीट लॉस थ्रू स्किन के द्वारा कैसे आपके शरीर की गर्मी लॉस होती है, किस किस मेथड से। तो कुल मिला के भाई यहां इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनेगा, देखना। पहला मेथड है कंडक्शन। कंडक्शन कंडक्शन मेथड के द्वारा आपके शरीर की गर्मी लॉस होगी, ठीक है। दूसरा मेथड है कन्वेक्शन। दूसरा मेथड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मेथड के द्वारा भी आपके शरीर की गर्मी लॉस होगी। तीसरा मेथड है रेडिएशन। रेडिएशन। और चौथा मेथड है इवोपरेशन। ये वो चार मेथड्स हैं जिनके द्वारा आपके शरीर की स्किन से गर्मी का लॉस होता है। कौन कौन सा है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इवोपरेशन। यहां तक सही है भाई? चलिए, कंडक्शन मेथड क्या है? एक ऐसा मेथड है जिसमें स्किन का डायरेक्ट कांटेक्ट होने वाला है किसके साथ? कूल ऑब्जेक्ट के साथ। डायरेक्ट कांटेक्ट विद कूल ऑब्जेक्ट। अगर आप ठंडी किसी भी चीज को टच करोगे, ठंडी किसी चीज को टच करोगे तो टच करने के बाद जो गर्मी का लॉस हो रहा है ना, उसको कौन सा बोलोगे? कंडक्शन मेथड। अब सर्दी आने वाली है तो सर्दियों में जब आप किसी भी चीज को टच करते हो, फोन को टच करते हो, आपको ठंडा लगेगा। एक्चुअल मान लो ये आपका हाथ, और हाथ में यहाँ पे आपने किसी चीज को टच किया, तो यहाँ जहां टच किया उस एरिया पे आपको ठंडा फील हो। इस ठंडा फील होने का मतलब ये है कि आपके इस एरिया से गर्मी का लॉस हुआ है, इसलिए ठंडा लग रहा है। तो ये अगर आप डायरेक्ट किसी चीज को टच करो, डी से डायरेक्ट, डी से कंडक्शन, डी से डायरेक्ट, डी से कंडक्शन। डायरेक्ट कांटेक्ट अगर आप कूल ऑब्जेक्ट को टच करोगे, कंडक्शन मेथड होगा जिसके द्वारा गर्मी का लॉस होगा। जितनी भी गर्मी लॉस होती है उसका करीबन 3% गर्मी का जो लॉस है आपको कंडक्शन मेथड से देखने को मिलेगा। कितने परसेंट? 3%। जितने भी आपकी बॉडी की गर्मी लॉस हो रही है उसका 3% आपको कैसे मिलेगा? कंडक्शन मेथड में, जिसमें भी आप डायरेक्ट किसी भी चीज को टच करोगे। डायरेक्ट मैं इस मार्कर को टच कर रहा हूं, तो जहां पे मैं टच कर रहा हूं इस एरिया पे हीट लॉस हो रही है, हीट लॉस हो रही है, उसको क्या बोलोगे आप? उसको बोलोगे आप कंडक्शन मेथड, ठीक है। कन्वेक्शन, सेकेंड मेथड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में मूवमेंट के कारण, एयर मूवमेंट लो, एयर मूवमेंट के कारण जब आपके शरीर की गर्मी की लॉस होगी, इस कमरे में पंखा चला दे हम, और पंखा चलाएंगे तो हमारे अनकवर्ड सरफेस जो उसमें ठंड लगेगी, और अगर ठंड लग रही है तो आप उसको बोलोगे कन्वेक्शन मेथड। एयर मूवमेंट के कारण ऑसिलेटिंग फैन बोल सकते हैं। ऑसिलेटिंग मतलब घूमने वाले। ऑसिलेटिंग फैन के द्वारा, फैन चलने के बाद जो मेरे अनकवर्ड सरफेस होंगे, अनकवर्ड सरफेस है, उन्हें कूल फील होगा। कूल फील हो रहा है, इसका मतलब गर्मी का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और अगर गर्मी लॉस होगी तो कौन से मेथड से होगी? कंडक्शन, कन्वेक्शन मेथड। इसमें वी आ रहा है, वी फॉर वेलोसिटी। वी फॉर होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब होता है स्पीड। तो जब स्पीड में कोई चीज चलेगी, मूवमेंट होगी, स्पीड बनेगी, तो वी कन्वेक्शन मेथड के द्वारा आपके शरीर की गर्मी का लॉस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो दूसरा मेथड है कन्वेक्शन। जितना भी परसेंट आपके शरीर से गर्मी का लॉस होता है उसका 15% गर्मी का लॉस सिर्फ आपको कन्वेक्शन मेथड के द्वारा देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। कितना परसेंट? 15%। यहां तक क्लियर है? तीसरा जो मेथड है वो है रेडिएशन मेथड। देखो, इसमें आपने ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट टच किया इसलिए आपको ठंड लगी, इसलिए गर्मी लॉस हुई। इसमें कमरे में पंखा चला दिया इसलिए आपके शरीर की गर्मी लॉस हुई। रेडिएशन मेथड के अंदर ना तो आपने डायरेक्ट टच किया, नो डायरेक्ट कांटेक्ट, और नो एयर मूवमेंट। ना तो आपने कमरे में डायरेक्ट क्या किया? ऑब्जेक्ट को टच किया, ना ही आपने कमरे में पंखा चलाया, फिर भी आपके शरीर की गर्मी लॉस हो जाए तो उसको क्या बोलोगे आप? उसको बोलोगे रेडिएशन मेथड। इसमें क्या होता है, जो आपके अनकवर्ड सरफेस है, उन अनकवर्ड सरफेस में एनवायरमेंट में हीट का लॉस होगा। आपकी दीवारें जो, आपका एनवायरमेंट तो ठंडा है, आपकी स्किन से आपके एनवायरमेंट में गर्मी का लॉस हो जाए, उसको आप बोलोगे रेडिएशन मेथड। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जितना भी गर्मी का लॉस होता है उसमें सबसे ज्यादा गर्मी का लॉस आपको इस मेथड से मिलेगा, 60% आपके शरीर की गर्मी का लॉस रेडिएशन मेथड के द्वारा आपको देखने को
मिलेगा। और इवेपोरेशन मेथड में क्या होगा, इवेपोरेशन मेथड एक ऐसी इवेपोरेशन नॉर्मल प्रोसेस जो आपने सुनी होगी, जिसमें क्या होता है वाटर अगर वेपर में कन्वर्ट हो जाए उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। और अगर यही आपकी स्किन के ऊपर हो जाए, ये आपकी स्किन है, स्किन के ऊपर वाटर ड्रॉप्स है, अगर वाटर ड्रॉप के अंदर इवेपोरेशन प्रोसेस हुई तो ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस एरिया से वाटर क्या है, गायब हो जाएगा। फिजिक्स का एक प्रिंसिपल ये कहता है अगर इस सरफेस पे वाटर था और वाटर को गायब किया गया, यहां से इवोपरेशन किया गया, तो इवोपरेशन प्रोसेस के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और ये वाटर वेपर मतलब कि वाटर वेपर में तब कन्वर्ट होगा जब यहां से एनर्जी लेगा। तो इसने जहां इस सरफेस पे था उस सरफेस से एनर्जी ले ली, एनर्जी ले ली तो ये सरफेस की गर्मी चली गई, गर्मी इस प्रोसेस में निकल गई, तो यहाँ ये सरफेस आपको ठंडा फील होगा। इसलिए जब आप नहा के आते हो और आपकी सरफेस पे वाटर है, जब आपको ठंडा लगेगा, पसीना आ रहा है बहुत ज्यादा, तब भी आपको पंखा चलता है तो भी आपको ठंड लगेगी। इवोपरेशन प्रोसेस हो रही है, आपकी उस सरफेस पे जो स्किन पे वाटर ड्रॉप्स हैं, वो वाटर ड्रॉप जैसे ही ऑपरेट होगी इस सरफेस पे स्किन की गर्मी का लॉस होगा। और अगर यहाँ से एनर्जी का लॉस होगा तो एनर्जी से हीट, और हीट का या एनर्जी का लॉस होता है वहां आपको कूल फील होगा। ऐसी कंडीशंस को आप इवोपरेशन मेथड बोलेंगे। वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं इवोपरेशन प्रोसेस। अगर ये काम आपकी स्किन पे हो जाए तो आफ्टर बाथिंग आपको देखने को मिलेगा, या एक्सेसिव स्वेटिंग के केस में भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी, इवोपरेशन प्रोसेस। और जिस सरफेस पे इवोपरेशन प्रोसेस होगा वहां पे आपको ठंडा लगेगा। ठंडा लग रहा है मतलब उस सरफेस से गर्मी का लॉस हो रहा है, एक्चुअल होता है वहां से गर्मी का लॉस है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट की ठंड नहीं आती, एक्चुअल हमारे शरीर की गर्मी निकल के उस ऑब्जेक्ट में चली जाती, इसलिए उस ऑब्जेक्ट की गर्मी चली गई, इसलिए वो आपको ठंडा फील होगा, ठीक है। तो ये था इवोपरेशन प्रोसेस, यहां तक क्लियर है। जितना भी परसेंट आपके शरीर से गर्मी लॉस हो रही है उसका 22% आपको किसके द्वारा हीट लॉस देखने को मिलेगी, इवोपरेशन मेथड से देखने को मिलेगी, जिसमें वाटर वेपर में कन्वर्ट होके तब देखने को मिलेंगे। तो ये अलग अलग सारे मेथड्स हैं जिनके द्वारा स्किन से आपके शरीर की गर्मी लॉस होगी। मैं एक बार रिवाइज करा दूं। पहला है कंडक्शन, पहले तो इनके नाम याद रखो भाई, पहले का कंडक्शन, दूसरे का कन्वेक्शन, एक जैसे नाम है, दो याद हो जाएंगे। इवोपरेशन प्रोसेस अलग से है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो इवोपरेशन प्रोसेस। एक और रेडिएशन, जो सूरज की किरणें आ रही है रेडिएशन, वो ही रेडिएशन है, तो रेडिएशन। इस तरीके से आपको इन चारों के नाम याद रखने, पहले कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इवोपरेशन। अब नाम याद हो गए तो इनके परसेंट याद रखें। सबसे ज्यादा परसेंट क्या है, रेडिएशन, सबसे ज्यादा है रेडिएशन, सबसे कम क्या है, कंडक्शन। डी से डिक्रीज, ऐसे याद रखना, डी से डिक्रीज कम है, सबसे डिक्लाइन है, डिक्रीज है, सबसे कम है कंडक्शन, सबसे ज्यादा है रेडिएशन। कम 3%, 15%, 60% और 22%। 3% कंडक्शन का, कन्वेक्शन का 15, रेडिएशन का 60% और इवोपरेशन 22% आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद रेडिएशन याद, पहले इवोपरेशन कर लो। इवोपरेशन में वाटर वेपर का लॉस होगा, तो जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, न्यू बोर्न बेबी के अंदर सबसे ज्यादा जो हीट लॉस होती है वो इवोपरेशन मेथड से होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में एनक्लेक्स का भी क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा हीट लॉस आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ या न्यूबॉर्न बेबी के अंदर सबसे ज्यादा हीट लॉस न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कौन से मेथड से होगी, वो होती है इवोपरेशन। क्योंकि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसकी सरफेस पे लगा होता है एमनियोटिक फ्लूइड, क्या लगा रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड। और एमनियोटिक फ्लूइड जैसे ही हीट का इवोपरेशन प्रोसेस होगी तो गर्मी का लॉस होगा, इसकी ये सरफेस कूल हो जाएगी, और कूल हो जाएगी तो हाइपोथर्मिया के कारण बच्चों की डेथ होती है, सबसे ज्यादा हाइपोथर्मिया होगा और बच्चे की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो भाई ये इवोपरेशन मेथड सबसे ज्यादा हीट लॉस होगी किसके अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर। लेकिन एडल्ट के अंदर अगर आपसे पूछ ले कि इस गर्मी का सबसे ज्यादा लॉस कौन से मेथड से होता है, आंसर क्या होगा, रेडिएशन। पूछ ले कितना परसेंट, वो होगा 60%। डी से कंडक्शन, डी से डायरेक्ट, डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्ट को टच करोगे तो कंडक्शन। वी फॉर वेलोसिटी, मूवमेंट के कारण अगर गर्मी लॉस होगी उसको बोलेंगे कन्वेक्शन, जिसमें एयर मूवमेंट आएगी, ऑसिलेटिंग फैन आएगी, हवा चल रही है, पंखा चल रहा है, कुछ भी मूव हो रहा है, आप घूमने जा रहे हो कहीं, सब कंडीशन में कन्वेक्शन मेथड से गर्मी लॉस होगी। ना डायरेक्ट कांटेक्ट ना एयर मूवमेंट, अगर फिर भी गर्मी का लॉस होगा वो होगी रेडिएशन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्मेट में आपके शरीर से गर्मी का लॉस होता है। किस मेथड में? रेडिएशन मेथड में। और इवोपरेशन मैंने बता दिया, वाटर जब वेपर में कन्वर्ट होगा 22% आपको केसेस 22% हीट गर्मी लॉस इसी मेथड से होती है। तो ये था वही पूरे किस किस मेथड से कितनी कितनी गर्मी लॉस होगी, किस किस टेक्निक का क्या नाम है। अब एग्जामिनर यहां से कुछ भी क्वेश्चन दे तो भाई तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, ये था हमारा मेथड जिसके द्वारा स्किन की गर्मी का लॉस होगा। हीट लॉस का टॉपिक खत्म। अब आ जाओ हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन, आपके शरीर में गर्मी कैसे बनती है, इसकी अलग अलग मेथड्स हैं। उनमें पहला जो मेथड है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ, अगर फूड के अंदर ऑक्सीजन मिला दो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। फूड के अंदर से या किसी केमिकल के अंदर से ऑक्सीजन निकाल दो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। तो ये अलग अलग केमिकल प्रोसेस होती है। फिलहाल ऑक्सीडेशन की बात हुई है। ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप ऑक्सीजन को जोड़ते हो। जैसे मैग्नीशियम में अगर आप ऑक्सीजन जोड़ दो तो ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये क्या है? ये इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो ऐसे ऑक्सीडेशन ये होती है। अब आपकी बॉडी के अंदर भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। आपकी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन ही प्रोसेस होती है। ठीक है भाई, समझना क्या कहना चाह रहा हूं। जो भी आप खाना खा रहे हो, जो भी आप फूड खा रहे हो, उसमें फूड में मेनली आप खा रहे हो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज खा रहे हो। जैसे ये ग्लूकोज आपकी सेल के पास पहुंचते हैं, सेल इसमें ऑक्सीजन और पानी मिला के इसको क्या बना देती है? इससे बना लेती है एनर्जी जो कि हीट है। हीट का प्रोडक्शन होगा भाई लोग, साथ में CO2 निकलेगी और कुछ पानी निकल जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और किस में ऐड हो रही है? वो ऐड हो रही है ग्लूकोज में। ग्लूकोज मतलब फूड, फूड से ही तो ग्लूकोज बना है। तो भाई ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब इससे क्या बनेगी? एनर्जी। सिर्फ ग्लूकोज से नहीं, ग्लूकोज के अलावा ये तो कार्बोहाइड्रेट्स है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। आप प्रोटीन से भी एनर्जी बना सकते हो, आप फैट से भी एनर्जी बना सकते हो, अलग अलग से। तो अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लोगे तो उससे करीबन 4 किलो कैलोरी आप बना सकते हो। कितनी किलो कैलोरी? 4 किलो कैलोरी बना सकते हो। ठीक है। अगर आप प्रोटीन लोगे तो प्रोटीन से 1 ग्राम प्रोटीन से भी आप 4 किलो कैलोरी बना सकते हैं। पेपर में पूछा भाई, बार बार पेपर में आया है, RRB में भी आया है, ESIC में भी आया है, DSSB में भी आया था। इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्लियर हो जाए सारे। 1 ग्राम अगर आप फैट यूज करोगे तो उससे 9 किलो कैलोरी आपको मिल जाएगी। तो ये अलग अलग ग्राम कैलोरी है, कितना कैलोरी आपको कौन से कंटेंट से मिलेगा। तो ग्लूकोज से या कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन से भी 4, और अगर आप फैट यूज करते हो उससे कितना किलो कैलोरी मिलेगा? 9 किलो कैलोरी। ठीक है भाई, तो ये अलग अलग किलो कैलोरी का गेम है पूरा, मैंने आपको यहां से बता दिया। चलिए क्लियर है यहां तक। अब ये किलो कैलोरी होती क्या है? अब कंफ्यूजन ये है, सर 1 ग्राम मैंने फैट खा लिया, 1 ग्राम मैंने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है इसलिए हम ले लेते हैं। 1 ग्राम हमने कार्बोहाइड्रेट खाया तो हमें मिलेगी कितनी किलो कैलोरी? 4 किलो कैलोरी। अब ये 4 किलो कैलोरी जो मिल रही है, इस 4 किलो कैलोरी का मतलब क्या है? इसका KCl। ये KCl का मतलब है पहली बात किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। और ये 1 किलो कैलोरी का मतलब क्या है? 1 किलो कैलोरी का मतलब है 1 kg वाटर लो, 1 किलो पानी ले लो और उस पानी को गर्म करना शुरू करो, बर्नर ले लो और ये हीट कर दो इसमें शुरू। जब आप इसको गर्म करोगे तो मान लो अभी इसका टेम्परेचर कितना है? अभी इसका टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, मान के चलो सर। ठीक है, आपने क्या किया? आपने 1 kg वाटर लिया और उसका टेम्परेचर नोट किया, मान के चलो उसका टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस।
अब आपने गर्मी स्टार्ट की, ये एनर्जी है, हीट इज एनर्जी। आपने एनर्जी या गर्मी देनी स्टार्ट की तो ये 37 से 38 डिग्री सेल्सियस बनाने में कितनी एनर्जी का यूज होगा? जितनी भी एनर्जी 1 किलो पानी के 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में काम आएगी। सुनना भाई, 1 केजी वाटर है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी एनर्जी यूज होगी, 1 डिग्री बढ़ाने में कितनी एनर्जी यहां से चाहिए, जितनी भी एनर्जी चाहिए एक्चुअल वो क्या है, वो है 1 किलो कैलोरी। कितनी है भाई? 1 किलो कैलोरी, वो है 1 किलो कैलोरी। इसको आप यूनिट में 1 कैपिटल CAL भी लिख सकते हो, इसका मतलब भी 1 KCL ही है, 1 KCL ही है। अगर आपने 1 स्मॉल CAL लिख दिया, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब 1 ग्राम कैलोरी। क्या मतलब है? 1 ग्राम कैलोरी। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है भाई, 1 किलो कैलोरी के अंदर 1000 ग्राम किलो कैलोरी होती है, 1000 ग्राम कैलोरी होती है, 1000 ग्राम कैलोरी आपको देखने को मिलेगी 1 किलो। तो इसका मतलब अलग है, इस मतलब इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। इसका मतलब 1000 ग्राम है और ये तो 1 ग्राम की बात हो रही, तो दोनों का मतलब अलग अलग है भाई, तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये है 1 किलो कैलोरी एनर्जी। 1 किलो कैलोरी इज एनर्जी नीडेड और रिक्वायर्ड to increase 1 degree Celsius temperature of 1 kg of water। तो 1 किलो वाटर का अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी एनर्जी लगेगी वो 1 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम कैलोरी अगर आपसे पूछ ले तो 1 ग्राम कैलोरी में आपको 1 ग्राम वाटर लेना है, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में कम एनर्जी लगेगी, तो वो कम ही है 1 ग्राम, तो कम एनर्जी लगेगी, तो 1 ग्राम कैलोरी आ जाएगा उसका आंसर। तो ये मतलब होता है 1 ग्राम कैलोरी और 1 किलो कैलोरी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का पूरा बता दिया। मैंने बता दिया 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से कितनी कितनी आपको एनर्जी देखने को मिलेगी। तो ये है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इसका पहला मेथड। सेकेंड मेथड की बात करूं तो है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड, SDA फूड। सेकेंड है SDA ऑफ फूड। SDA ऑफ फूड का मतलब स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड, या जिसको आप थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी बोलते हो, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। ठीक है भाई, SDA ऑफ फूड का दूसरा नाम क्या है? उसका नाम है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। SDA फूड का मतलब लार्ज पार्टिकल्स को एनर्जी रिक्वायर्ड इन परसेंटेज, अमाउंट ऑफ एनर्जी या परसेंटेज ऑफ एनर्जी required to convert large food particles into small food particles, small food particles, उसको बोलते हैं भाई SDA ऑफ फूड। ठीक है, जैसे मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि जब आप खाना खाते हो तो एक्चुअल कार्बोहाइड्रेट के आप एक बड़े टुकड़े को खाते हो, शरीर उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे मोनोसेचराइड्स या सिंपल शुगर में, सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये एक कॉम्प्लेक्स शुगर कार्बोहाइड्रेट पार्टिकल है और ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट पार्टिकल है। ठीक है भाई, शरीर इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? एनर्जी की। अब वो कितना परसेंट एनर्जी यूज करेगा, जितना भी परसेंट एनर्जी यूज करेगा एक बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं SDA ऑफ फूड। मान के चलो आपको पता है 1 ग्राम जब आप कार्बोहाइड्रेट यूज करो कितनी एनर्जी मिलती है उससे? उससे मिल रही है आपको 4 किलो कैलोरी। अब मान लो आप 100 किलो कैलोरी बनाना चाह रहे हो, किससे? आप कार्बोहाइड्रेट से टोटल 100 किलो कैलोरी बनाना चाह रहे हो, तो कार्बोहाइड्रेट से 100 किलो कैलोरी बनाने के लिए भी तो कैलोरी की जरूरत होगी ना भाई, है ना भाई? पैसा कमाने के लिए भी तो और पैसा चाहिए, पैसा लगा के तो बनेगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करके जो आप एनर्जी बना रहे हो, इस एनर्जी बनाने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, और वो जितनी एनर्जी चाहिए उसको आप क्या बोलोगे? उसको बोलोगे आप SDA ऑफ फूड। और अगर आप ये कार्बोहाइड्रेट की बात करो तो ये 4 से 5% होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए, और ये फैट के लिए
होता है 5 से 7%, ठीक है। प्रोटीन के लिए होता है 30%, लेकिन आप तो जो भी खाना खाते हो आता है मिक्स। अगर आप मिक्स डाइट की बात करोगे तो मिक्स डाइट से में कितना परसेंट होता है, तो 12 से 13%, ठीक है। 12 से 13% खुद यूटिलाइजेशन में काम आ जाएगा। आप एनर्जी बनाने की कोशिश करोगे तो जितनी एनर्जी बना रहे हो उसका 12% आप खुद उसी के लिए यूज करोगे। मान लो अगर आप कार्बोहाइड्रेट बनाना चाह रहे हो 100 किलो कैलोरी, तो 100 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए आपको 4 से 5 तो खुद इसमें यूज करनी पड़ेगी, तो 5% यूज हो जाएगी मान के चलो। तो 95% जो है आपको मतलब मिलेगी, कुल मिला के 95 किलो कैलोरी आपको मिलने वाली है जब आप 100 किलो कैलोरी बनाओगे। तो 5% खुद इसी की प्रोसेस में यूज हो जाएगी। इसी को बोलते हैं एसडीएफ फूड, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड या थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अलग अलग डाइट की बता दी, एग्जाम में पूछा था एक बार मिक्स डाइट का, 12% आप आंसर टिक करोगे, ठीक है। मिक्स डाइट की कितना स्पेसिफिक डायनेमिक ऑफ एक्शन ऑफ फूड होगा, तो ये होगा आपका 12%, ठीक है भाई। तो सेकंड है एसडीए ऑफ फूड। नेक्स्ट थर्ड है ड्यूरिंग इन्फेक्शन। अब देखो इसके अलावा जितने भी मेथड्स हैं ना वो सारे इन्हीं पे बेस्ड है ना, इसी ऑक्सीडेशन पे, लेकिन ये मेथड्स के अंदर आ रहे हैं। चलिए तीसरा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं आपकी बॉडी में। एंट्री एंड डेवलपमेंट, ये जिसको आप मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। एंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू आवर बॉडी, उसको बोलोगे इन्फेक्शन। जब भी इन्फेक्शन होता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि आपके शरीर को ये बाहर के पार्टिकल से लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो एनर्जी ही हीट है। जब शरीर इनको मारने के लिए एनर्जी बनाएगा तो वो हीट बनेगी तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या आपको देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। एक तो कंसेप्ट ये इसलिए बढ़ेगा। दूसरा, ये जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये टेम्परेचर सेंसिटिव है। ज्यादातर कोई 50 टू 50 45 अलग अलग टेम्परेचर पे किल हो जाते हैं। तो बॉडी को लगता है कि ये जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो ये किल हो जाएगा। इस बेस से भी इन्फेक्शन के दौरान आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करेगा तो हीट प्रोडक्शन हो जाएगा। इस तरीके से इन्फेक्शन के दौरान भी हीट का प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सेसिव एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो भी आपके शरीर में गर्मी बनती है, हीट का प्रोडक्शन होगा। एक्सरसाइज ले लो, एक्सेसिव ले लो या नॉर्मल ले लो, जब आप एक्सरसाइज करते हो तब भी आपके शरीर में किसका प्रोडक्शन होता है, हीट लॉस। हीट मतलब हीट का प्रोडक्शन भी होता है। एक्चुअली ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट प्रोडक्शन भी होगा और हीट लॉस भी आपको देखने को मिलेगा, दोनों चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन ज्यादा मात्रा में हीट प्रोडक्शन होगा, इसलिए हमने हीट प्रोडक्शन की कैटेगरी में इसको रखा है। जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो आपको पसीना आता है, गर्मी शरीर से निकलती है, तो हीट लॉस भी होता है। लेकिन जब आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक्सरसाइज करने के लिए भी शरीर को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के चक्कर में शरीर क्या करेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसीलिए एक्सेसिव एक्सरसाइज के केस में भी आपके शरीर में हीट का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि शरीर कंपनसेट करना चाह रहा है। उतनी नॉर्मल एक्सरसाइज करते हो तो शरीर को नॉर्मल एनर्जी चाहिए, लेकिन ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए शरीर क्या करेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, हीट का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये अदर मेथड है जिसके द्वारा आपके शरीर में हीट का प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट है फियर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इमोशन, एंजाइटी, इन सबको एक ही कैटेगरी में रख देते हैं। ये सभी जितनी भी कंडीशन मैंने लिखी है, फियर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, एंजाइटी। फियर मतलब डर, एंजाइटी मतलब घबराहट, ठीक है। डर और घबराहट में थोड़ा अंतर होता है। फियर है जब आपके सामने एक्चुअल डेंजर आ जाए तब आपको जो फीलिंग आ रही है वो फियर। जैसे आपके सामने सांप आ गया, अब जो फील हो रहा है आपको ये फियर है। लेकिन अभी आपके सामने डेंजर नहीं आया है ना, लेकिन आने वाला है, उस कंडीशन को एंजाइटी बोलते हैं। ठीक, जो इंटरव्यू देने से पहले आप बाहर बैठे हो
जो आपकी फीलिंग है वो क्या है, एंजाइटी। अभी इंटरव्यू हो नहीं रहा है, लेकिन इंटरव्यू में जाने वाले हो आप, जाने से पहले जो आपकी फीलिंग होगी एंजाइटी। इमेजिनरी डेंजर से आपके फीलिंग, जो माइंड की फीलिंग है उसको बोलते हैं एंजाइटी, और एक्चुअल डेंजर के सामने, एक्चुअल रियल डेंजर के सामने जो आपकी फीलिंग है वो है फियर। दोनों ही कंडीशन एबनॉर्मल है। स्ट्रॉन्ग इमोशन, इमोशन का मतलब दुख सुख, दुख सुख की कंडीशन में दोनों में ही आपके शरीर में गर्मी का प्रोडक्शन होगा। एक्चुअल क्या है, ये तीनों ही कंडीशन आपकी नॉर्मल बिहेवियर से अलग है। देखो, जब आपके शरीर में नॉर्मल आपकी बॉडी चल रही है तो ये आपका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल रेंज में, लेकिन अब आपकी बॉडी की एक्टिविटी बढ़ेगी, मान लो एक्टिविटी बढ़ेगी, तो शरीर की एक्टिविटी बढ़ेगी, ये भी एबनॉर्मल है। ज्यादा खुश हो रहे हो, ज्यादा अच्छा फील कर रहे हो, तो वो भी एबनॉर्मल है। और ज्यादा आप दुखी हो रहे हो, ज्यादा परेशान हो रहे हो, वो भी एबनॉर्मल है। दोनों ही कंडीशन आपकी बॉडी के लिए क्या है, एबनॉर्मल है। शरीर को एबनॉर्मल नहीं चाहिए, शरीर को चाहिए नॉर्मल कंडीशन। तो शरीर इस रेंज को भी खींचने की कोशिश करेगा, इसको भी खींचने की जरूरत। इन प्रोसेस को करने के लिए, इस फियर को हटाने के लिए, एंजाइटी को हटाने के लिए, ज्यादा दुख को कंट्रोल करने के लिए, ज्यादा सुख को बॉडी सेट करने के लिए, भी मेंटेन करने के लिए शरीर को क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी कहां से बनाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, हीट का प्रोडक्शन होगा। तो ये अलग अलग कंडीशंस है जिनमें हीट का प्रोडक्शन होगा। ये अलग अलग मेथड्स हैं जहां से आपकी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। एक और कंडीशन है, उसको बोलते हैं गूज बम इफेक्ट या गूज फ्लैश इफेक्ट। ठीक है भाई, इस कंडीशन के अंदर जब ज्यादा आपको एक्सेसिव शिवरिंग होती है, उस दौरान होगी एक्सेसिव शिवरिंग। जब आउटर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो बॉडी इस चीज को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, और वो कैसे करेगी, और एक्सेसिव शिवरिंग होगी आपको। एक्चुअल एक्सेसिव शिवरिंग ऐसा ही मेथड है, हीट प्रोडक्शन होगी, लेकिन कैसे होगी, सुनना मेरी बात। अभी तक जितने मेथड पढ़े इन सब में शरीर गर्मी बना रहा है, इस मेथड में शरीर गर्मी बना नहीं रहा, लेकिन गर्मी के लॉस को कम कर। जब बाहर ज्यादा ठंड है और आपका शरीर गर्म है, तो शरीर रेडिएशन मेथड से हीट का लॉस करना शुरू कर देगा, तो ये तो बहुत ज्यादा हीट लॉस हो जाएगी। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आपकी बॉडी के पास एक मैकेनिज्म है, जिसको बोलते हैं गूज फ्लैश इफेक्ट या गूज बम इफेक्ट। इस कंडीशन में क्या है, शरीर के जो ये जो हेयर के बीच में स्पेस है जिनमें से हीट लॉस होती है, उनको क्लोज कर देता है। ये आपका हेयर है, और जैसे ही इसके आसपास की जो मसल्स है, इरेक्टर पिलाई मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ये हेयर इरेक्ट होंगे। तो हेयर इरेक्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और वो हेयर इरेक्शन बेसिकली जो हेयर के आसपास के, ये स्किन है, इसके आसपास जो ओपनिंग है उसको क्लोज कर रहे हैं। यहाँ इसके चारों तरफ इरेक्टर पिलाई मसल्स है। जैसे ही आपका ये हेयर ऐसे गिरा हुआ है, जैसे इरेक्टर पिलाई मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, इरेक्टर पिलाई मसल, जैसे इरेक्टर पिलाई मसल जो हेयर के चारों तरफ होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, हेयर इरेक्ट हो जाता है, और उसके आसपास का जो स्पेस है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि क्लोज हो गया, बंद हो गया। और अगर उसके आसपास का हीट क्लोज हो जाता है तो हीट का लॉस नहीं होने देगा। हीट लॉस नहीं होगी तो भी आपके शरीर से गर्मी का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि बचेगी गर्मी। तो कुल मिला के आप पैसा कमा रहे हो तो भी आपकी सैलरी, मतलब पैसे बढ़ेंगे, आप लॉस कम कर रहे हो तो भी आपके पैसे बढ़ेंगे आपके अकाउंट में। तो दोनों ही कंडीशन में आपके शरीर, मतलब बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होगा। या तो आप बढ़ा लो ज्यादा, या जो कम हो रहा है उसको रोक लो। दोनों ही कंडीशंस में आपके शरीर में हीट का प्रोडक्शन होगा। ओवुलेशन, ओवुलेशन प्रोसेस जिसमें एग रिलीज होता है ओवरी से, उस कंडीशन को बोलते हैं ओवुलेशन। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आपको देखने को मिलेगा 14th डे पे। यहाँ पे भी इस कंडीशन में भी ओवुलेशन के दौरान ये फिजियोलॉजिकल थोड़ा सा टेम्परेचर आपकी बॉडी का बढ़ जाता है। 105 से 1.0 डिग्री सेल्सियस आपकी बॉडी का आपको टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है ओवुलेशन के अंदर। ठीक है, तो ये अलग अलग मेथड्स हैं जिनके अंदर आपके शरीर में हीट का प्रोडक्शन होगा। ये हीट का प्रोडक्शन मेरी तरफ से कंप्लीट है। अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई तो पूछ सकते। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू।